अंधेरे से शिकायत क्या, अंधेरे तो फिर अंधेरे हैं। अंधेरे से शिकायत क्या, अंधेरे तो फिर अंधेरे हैं। उजाले भी इस दौर में सितम कुछ कम नहीं करते। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ इस समय कार्यालय जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर पर। ज़िले के हाकिम हैं ये, ज़िले के मुखिया हैं ये, जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसके अनुसार लगभग ज़िले के मालिक हैं। दोस्तों, मेरा यहाँ आने का कारण वो भी रविवार को यह है कि आज समाचार पढ़ते समय एक ऐसा समाचार मेरी आंखों के सामने से गुजरा जिसने मुझे मजबूर कर दिया। आप हेडिंग देखकर समझ गए होंगे कि यदि नैनीताल के डीएम नकेल कस सकते हैं तो ऊधम सिंह नगर के डीएम क्यों नहीं। एक खबर है जो मैं थोड़ा आप लोगों के आगे पढ़ के बताता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को आपको इसकी जानकारी होगी। ये खबर है नैनीताल ज़िले की, जहाँ पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने एक ऐसा आदेश पारित किया है जिसके बाद स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। मैं ढूंढ रहा हूँ ज़रा, जी मिल गई मुझे समाचार, मैंने इसे सेव कर लिया था। 12 और प्राइवेट स्कूलों को फीस वापस करने का नोटिस, अब तक 101 स्कूलों पर प्रशासन का डंडा। यह है खबर। दोस्तों, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल द्वारा जनपद के विभिन्न निजी विद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं जांच आख्या के आधार पर कार्रवाई करते हुए 12 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यानी इससे पूर्व 89 स्कूलों को नोटिस दे दिया गया था। इसमें तमाम स्कूलों के नाम है, मैं स्कूलों के नाम नहीं पढ़ रहा, जिसमें मोस्टली हल्द्वानी के शामिल हैं, क्योंकि हल्द्वानी एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें धनाढ्य लोग हैं और शायद कुमाऊं का सबसे धनी शहर भी हल्द्वानी ही है। रुद्रपुर से भी अगर देखा जाए तो वहाँ संपन्नता एवरेज वाइज ज़्यादा है। तो ऐसी कार्रवाई हल्द्वानी में ज़्यादातर की गई है। इससे पूर्व हल्द्वानी, लाल कुआं, रामनगर, भवाली एवं भीमताल क्षेत्र के 89 विद्यालयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये लिखा है और लिखा है कि आरोप एवं अनियमितताएं क्या थी। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि कई निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पुस्तकों के अतिरिक्त अत्यधिक महंगी निजी प्रकाशनों की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ा है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों द्वारा विशिष्ट विक्रेताओं से पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा रहा है तथा विद्यालयों की वेबसाइट पर अनिवार्य सूचनाओं का प्रकटीकरण भी नहीं किया जा रहा है। विधिक आधार एवं निर्देश, यह कार्यवाही बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। शासन का उद्देश्य शिक्षा को सुलभ, पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से न्याय संगत बनाना है। यहाँ कहा गया है कि 15 दिवस के अंदर, यानी 15 दिनों के अंदर जो सीईओ हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं नैनीताल के, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे डीएम के सामने। किसी भी प्रकार की विक्रेता विशेष की बाध्यता तत्काल समाप्त की जाए। विद्यालय अपनी वेबसाइट पर पुस्तक सूची एवं शुल्क संरचना का पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करें। अभिभावकों द्वारा पूर्व में खरीदी हुई अनावश्यक पुस्तकों के संबंध में धन वापसी समायोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त वसूले गए विभिन्न अवांछित शुल्कों का समायोजन अगले महीनों की फीस में किया जाए। और साफ में कहा गया है कि इस आदेश की अवहेलना को गंभीर उल्लंघन मानते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जब हमारे पड़ोस के नैनीताल के जिले में ये हो सकता है तो ऊधम सिंह नगर में आखिर क्यों नहीं। दोस्तों, ऊधम सिंह नगर में अभिभावक इंक्लूडिंग मी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे 2 बच्चे अपने हैं, एक मेरे स्वर्गीय भाई का बेटा, एक तरह से 3 बेटे हैं मेरे। मैं भी शिक्षा के शुल्कों से बहुत दुखी रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हैंड टू माउथ है हमारा परिवार, कोई बहुत ज़्यादा हम धनाढ्य लोग नहीं हैं। तो जो स्थितियां रुद्रपुर में बन रही हैं, ऊधम सिंह नगर में बन रही हैं, वो अभिभावकों का खून चूसने वाली हैं। आज की तारीख में माँ बाप अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से, मैं हर स्कूल को नहीं गिनता, कुछ स्कूल आज भी ऐसे हैं जो व्यापार की तरह नहीं चला रहे, स्कूलों को उद्देश्य की तरह चला रहे हैं। ये आपको भी मालूम है कौन कौन से स्कूल हैं और मुझे भी मालूम है। लेकिन समस्या ये है कि जो कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे स्कूल हैं, उन्होंने बड़े स्कूलों की परिपाटी का अनुपालन शुरू कर दिया, अनुसरण शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये फीस स्कूल की महीने की, उसके अलावा 2-2 हज़ार रुपये बसों की फीस, 1.5-1.5 हज़ार रुपये बसों की फीस स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने भी बढ़ाए थे, जिस पर मैंने एक पूरा वीडियो किया था। उसके बाद शहर के तमाम समाज सेवी सामने आए थे कि वो शुल्क कम होना चाहिए बसों का, जिसमें सुशील गाबा मुख्य रूप से शामिल थे। तो ये किस तरह की परिपाटी और कई वर्षों से चली आ रही है। दोस्तों, मुझे याद है जब अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो स्कूलों में एक प्रचलन था लगातार कि हर साल स्कूली फीस लेना,
प्रतिवर्ष एडमिशन के नाम पर फीस लेना। वो 5,000 भी हो सकती थी, वो 2,000 भी हो सकती थी, वो 10,000 भी हो सकती थी, वो 1,000 भी। शिक्षा मंत्री तत्कालीन अरविंद पांडे ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि उस एडमिशन फीस को जो हर साल ली जाती थी उसे खत्म किया। लेकिन स्कूलों के पास हर चीज की काट होती है दोस्तों। ये लोग व्यापार कर रहे हैं और व्यापारिक बुद्धि से काम करते हुए इन लोगों ने क्या किया, ये कहा कि हम फीस बढ़ा रहे हैं, जो उनका अधिकार भी है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5,000 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए 5,000 किसी स्कूल की फीस बढ़ती थी, 5,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो लगभग 400 रुपए का इंक्रीमेंट उन्होंने वैसे ही फीस में कर दिया। दोस्तों यहां भेड़ चाल भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है और मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों को और उच्च वर्गीय परिवारों को, जो अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, अपने बच्चों को रुद्रपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाइए, आपके पास धन है। लेकिन आप जो आंख बंद करके सिर्फ नोट कमाने में लगे पड़े हैं, आप ये नहीं देखते कि आपके यस करने से 10% बच्चा जो आप अमीर लोगों का है, उसके बाद 90% अभिभावकों का क्या हाल होता है। अभी बीच में एक स्कूल ने मिशन चलाया था अपना कि वो पूरे स्कूल को एसी करना चाहते हैं और उसके एवज में उन्होंने हर बच्चे पर 700 रुपए का अतिरिक्त बोझ प्रति माह डालने की बात कही। दोस्तों मैं सामने आया था, मैंने वो मुद्दा उठाया था और बाबा महाकाल का ऐसा आशीर्वाद मिला और आप सब लोगों का ऐसा साथ मिला कि वो स्कूल ने रोल बैक किया, उस डिसीजन पर रोल बैक किया। उस स्कूल ने फिर एसी लगाने की मंशा छोड़ दी। तो यहां जिम्मेदार सिर्फ स्कूल नहीं था, जिम्मेदार वो धनी वर्ग था जो कहता कि हाँ मेरा बच्चा जब एसी कार में एसी घर में रहता है, एसी कार से ट्रेवल करता है, तो स्कूल में भी एसी अगर लग रहा है, 2 बच्चे मेरे पढ़ भी रहे हैं तो 1,400 रुपये मैं तो दे सकता हूं। अरे भाई आप दे सकते हो, लेकिन उन 90% लोगों से पूछो जो ऑलरेडी अपना महीने का खर्च काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने पता नहीं कौन कौन सी इच्छाओं को मार कर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब मैं एक खबर पढ़ रहा था तो उसी दौरान, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम होता है कि आप जिस तरह की वीडियो सर्च करते हैं उस तरह की सामने आने लगती हैं, तो एक वीडियो गंभीर मेरे सामने आया जो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। ये शायद कुछ समय पुराना वीडियो है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि फ्लाइट क्या है। जिम्मी स्कूल ड्रेस है जहाँ पर हर स्कूल के जो कपड़े हैं वो कपड़े यहाँ पर बड़े महंगे रेटों में दिया जाता है। आप कह रहे हो कि आप पैंट नहीं दोगे, कमीज दोगे 15 तारीख तक, जिसको लेना है वो सेट लेगा, नहीं तो आपको एक सिंगल कमीज ही देंगे। आप किसी को कमीज नहीं देंगे, आप सिंगल। मतलब अगर जरूरत किसी का पैंट पड़ा हो और कमीज ना पड़ा हो तो आप पैंट नहीं दोगे। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क भाई साहब? मतलब आप लोगों की स्कूलों की इतनी भागीदारी चल रही है कि भैया कि आप बिल्कुल एकदम तानाशाही रवैया है। भैया आप एक चीज बताओ, किसी का पैंट पड़ा है, तुम्हारे पास किसी का पैंट पड़ा है, अगर कमीज नहीं है तो तुम क्या कमीज ही लोगे? क्या तुम्हें ये पूरा सेट ही देंगे? ये अगर ग्राहक अगर चीज मांग रहा है तो कैसे नहीं देंगे? दुकान किसने बोल रखा है? अगर गलत बोल भैया ठीक है, नहीं मिला तो आपसे मैंने कहा कि भैया मुझे खाली, आपसे मैंने कहा कि मुझे खाली कमीज चाहिए, आप नहीं दे रहे हो, आप मना कर रहे हो। आप कैसे मना कर रहे हो यार? मैंने कहा कमीज दो, यही तो आपका हालत है यहाँ पर। कंपनी ये मालूम है मुझे कि स्कूल वालों को देना पड़ता है, इसलिए परेशानी होती है, गरीब लोग लूटते हैं इसलिए। तो नॉर्मली चीज यही होती है। आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट का ये प्लाइट था जो लगातार कह रहा है कि मुझे कमीज और पैंट में से एक ही चीज चाहिए, लेकिन उसको नहीं दी जा रही। आखिर कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है? क्यों विशेष दुकानों पर ही सभी स्कूलों की ड्रेसेस मिलती है? और तो और स्कूलों में फंक्शंस होते हैं, कभी फैंसी ड्रेस, कभी कोई प्रोग्राम, कभी प्रोग्राम। ड्रेसों के किराए में भी तथाकथित तौर पर एलिजिडली, मैं फिर से कह रहा हूँ एलिजिडली, ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप जो मेरे पास दर्शकों के फोन आते हैं उनका है कि ड्रेस जो ली जाती है फैंसी ड्रेस के लिए या कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए या स्कूल के एनुअल फंक्शंस के लिए, उनके लिए भी दुकानें सेट हैं कि कहाँ से किराए की ड्रेस लेनी है, और उन किरायों में भी स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी सेटिंग कर रखी है। किताबों को तो छोड़ ही दीजिए, पब्लिशर से लेकर बुक सेलर तक हर जगह कमीशन है। हर साल स्कूल में नई नई चीजें बताई जाती कि इस बार लेबोरेटरी के नाम पर लिया जा रहा है, इस बार प्लेग्राउंड के नाम पर लिया जा रहा है, इस बार फलानी चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस बार ढकानी चीज इंट्रोड्यूस करी जा रही है। मरता कौन है? मरता है हम जैसा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, अभिभावक, जो अपने बच्चे को अच्छी स्कूली शिक्षा देना चाहता है। हमारी मजबूरी ये है कि सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। और उसके अलावा मैं फिर से बाबा महाकाल का आशीर्वाद करता हूं कि मेरे बच्चों को तो ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन दिक्कत उन लोगों के साथ है जिनके बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं। वो बेचारे कहाँ से करें? आज ट्यूशन्स का रेट आप लोगों को मालूम है कहाँ पहुंचा हुआ है, और स्कूल के टीचर्स ने भी कहीं ने धंधा बना रखा है कि आप अपने स्कूल के बच्चे को भी बाद में ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो ये पूरा कॉकस है। अब यह मैं तारीफ करता हूँ जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल जी की, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, प्रमोटेड IAS हैं। जब वो ADM हुआ करते थे, RFC थे, इसके फूड जो कॉरपोरेशन होती है
इसके रीजनल फूड कंट्रोलर थे, मेरी बहुत अच्छी उनसे मित्रता है तब से। और मुझे लगता है कि नितिन सिंह भदौरिया तो बड़े एबल आईएएस हैं, आखिर उन्हें ये क्यों नहीं दिख रहा? रुद्रपुर में ऐसी क्या चीज है कि रुद्रपुर में यह आदेश पारित नहीं किया जा सकता कि जो फीस गलत ली गई है बच्चों से उसका समायोजन किया जाए आने वाले महीनों की फीस में? क्यों रुद्रपुर में यह बाध्यता खत्म नहीं की जाती कि फलानी स्कूल से ही, फलानी दुकान से ही आप किताबें लोगे, फलानी दुकान से ही आप ड्रेसेस लोगे? क्यों नहीं टेलर से बनवा सकते वो? क्यों नहीं आप ये नियम डीएम साहब हमारे पारित करते? क्या डीएम साहब के संज्ञान में नहीं है मामला? अगर नहीं है तो इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शायद डीएम साहब तक ये मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, कहते हैं ना कि मां भी तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। आवाज उठाने के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। आप सिर्फ आकाश आहूजा को फोन करो, आकाश आहूजा एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर दे, एक बार कर दे, 2 बार कर दे, 3 बार कर दे, मैं हमेशा कहता हूं मेरी आवाज नक्कार खाने की तूती बनकर रह जाएगी अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं शहर के समाज सेवियों का, सुब्रत कुमार विश्वास का, शहर के समाज सेवी सुशील गावा का, जो इन मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। धन्यवाद करता हूं इन दोनों युवाओं का। लेकिन आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आखिर क्यों एसी लगाने वाली जब स्कूल में बात आई तो आकाश आहूजा के पास दर्जनों फोन आए कि आप ये बात उठाइए? क्यों नहीं आप 10-20 अभिभावकों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और पहुंचे स्कूल प्रबंधन के पास कि क्यों अमीर लोगों की इच्छा के लिए हम कुर्बान हों? क्यों अमीर लोगों के बच्चों की पढ़ाई को एसी वातानुकूलित बनाने के लिए हमारे बच्चे जो हम नहीं कर सकते पेमेंट, ऑलरेडी अपना पेट काट कर इस स्कूल की फीस भर रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों अतिरिक्त बोझ लादा जा रहा है? मैं कहता हूं दोस्तों, सवाल पूछिए। सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। अगर आपने जिंदा रहना है तो सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। आप सवाल पूछना छोड़ देंगे, आप और मुर्दार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सिर्फ आकाश आहूजा की आवाज से नहीं कुछ होने वाला। मैं देखता हूं आप लोग कितने शेयर करते हैं इसे, कितना शेयर करते हैं, कितना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आवाज में आपकी उठाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे दोनों बच्चे तो पढ़ लिए, एक IIT से डेटा साइंटिस्ट हो गया, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में निकल गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह दर्द आप लोगों का है। मेरा काम पत्रकार की हैसियत से यह होता है कि जनहित से जुड़े मुद्दे मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊं। मैं भी चाहूं तो दिन भर माइक ठूस सकता हूं, आज इसका बयान ले लिया, आज उसका बयान ले लिया, क्या जा रहा है? आप तो फिर भी देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को शौक है वो सब देखने का कि आज वो उसने क्या कह दिया नेता ने, आज फलाने नेता ने क्या कह दिया, आज कौन सा नेता कूद के इस थाली से दूसरी थाली में चला गया। बैगन होते हैं ना, लुढ़कते रहते हैं जो, आप लोगों को वो चीज देखने का शौक है। कहां किसके घर में घुस के किसने पिटाई कर दी, कहां किसने घर पे घुस के हमला कर दिया। जनहित के मुद्दों से आप दूर हो गए, क्योंकि आपको लगता है सबके साथ हो रहा है। भेड़ देखिए ना, भेड़ आगे आगे चलती है, पीछे पूरा झुंड चलता है। मेरे को कबीर जी का एक दुआ भी याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ ऐसा है कि नान्या कूप मड़ंत, लास्ट में कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्टली दुआ याद नहीं आ रहा। उसमें है कि भेड़ जब चलती है और वो कुएं में गिरती है तो सारे के सारे उसके पीछे कुएं में गिर जाते हैं। यही दुर्भाग्य है आपका और यही विडंबना है इस समाज के साथ कि हम लोग डरते हैं, हम लोग सवाल नहीं पूछते। मॉरलिटी इज नेवर जज्ड बाय मेजॉरिटी, याद रखिएगा। हमेशा हर बार भीड़ जिस तरफ होती है शर्तिया तौर पर वो सही नहीं हो सकता। हमेशा कभी कभी अकेला इंसान एक कोने में खड़ा हुआ सही होता है और भीड़ गलत होती है। तो आपको अकेले अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। जनहित के मुद्दे एज अ जर्नलिस्ट मैं उठाता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे फोन करिए, मुझे लगातार डेली, ऑलमोस्ट डेली आई गेट कॉल्स कि ये मुद्दा उठाइए, वो मुद्दा उठाइए। लेकिन मेरे अकेले के मुद्दा उठाने से क्या होगा? साथ आपको आना होगा। जिलाधिकारी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि अगर नैनीताल में ये आदेश पारित हो सकता है, स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लग सकता है, तो उधम सिंह नगर में क्यों नहीं? उधम सिंह नगर में तो नैनीताल के मुकाबले इनकी अधिकारियों की बड़ी फौज है। तो अगर आप मेरी इस पोस्ट से सहमत है तो प्लीज शेयर करिए, और मैं देखूंगा भी कितने लोग इसमें अपनी सहभागिता करते हैं। ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आकाश आहूजा के बोलने से, मैं फिर कहता हूं, कुछ नहीं हो। मैं और पत्रकारों की तरह, कोई पत्रकार होंगे जो डींगे हाथ से होंगे कि उनके करने से कुछ होगा। मैं सीधा कहता हूं, पत्रकार की आवाज नकार खाने की तूती एक बार बोलेगा, लेकिन जब तक वो जन आंदोलन में नहीं बदलेगी परिवर्तन नहीं आने वाला। ये आप लोगों को समझना होगा। अपने लिए खुद पैरवी करनी पड़ेगी। आपकी पैरवी के लिए हम आपके साथ हैं, और जब आप उठेंगे अधिकारी उठने पर मजबूर हो जाएंगे, नेता उठने पर मजबूर हो जाएंगे। दिन भर चलता रहता है हरा पीला नीला काला, पतीला, मजार, मस्जिद। कई नेता कहते हैं सड़क नाली बनवाने से क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, सड़क नाली बनवाना तो फर्ज है नेता का, उससे कुछ थोड़ी होता है। अरे स्कूलों की फीस कम कराओ ना, कराओ ना, आम जनता को राहत दो ना। कहीं तो बच्चों को राहत मिले, कहीं तो बच्चों के अभिभावकों को राहत मिले। ऐसा कुछ कराने के लिए तो कोई आगे नहीं आता, उल्टा स्कूल बंद कराने के पीछे पड़े रहते हैं लोग कि स्कूल नजूल है उसको बंद कर दो। चलो करो बंद, वो भाई मर्जी है आपकी, आप हाकिम हो। लेकिन मैं आह्वान करता हूं, आप लोग जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक कैसे होगा काम?
कुछ संदीप वाल्मीकि प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम। दिनेश जोशी लिख रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। दुष्टांशु उपाध्याय, गरीब का मजाक बना दिया स्कूल ने। सतीश कश्यप लिख रहे हैं, क्या करें, असली रीजन है एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गैप। ये तो मैं कह ही रहा हूं दोस्त, एक दूसरा पेमेंट कर देता है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। ज्वलंत मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। आए दिन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चे भी होते हैं। देश तभी सुपर पावर होगा जब शिक्षा और स्वास्थ्य अपने हाथों में लेगी। अपने हाथों में क्या लेगी साहब, वो भी पीपीपी मोड पे दे देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा भी एक प्रोजेक्ट रुद्रपुर में 9 एकड़ का आने वाला है पीपीपी में, आपको अभी से सूचना दे दूं। स्कूल भी पीपीपी में चले जाएंगे और भ्रष्टाचार फिर शिक्षा की जड़ों को उखाड़ फेंकेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है, जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिए। आपके कमेंट्स ही बता रहे हैं, 7-8 कमेंट्स ओनली, कितना इंटरेस्टेड हैं आप लोग इस विषय में। लेकिन मेरा काम है, मैं आप लोगों को जगाने का प्रयास करता रहूंगा। भाई मेरे को इसमें ना कुछ मिलने वाला है, मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी कोई फीस नहीं जा रही घर से। मैंने तो जितना कष्ट झेलना था झेल लिया, समझ रहे बात मेरी। मैंने तो जितना कष्ट झेलना था झेल लिया, अब आप लोगों को झेलना है, आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। मैं आपकी आवाज़ बन सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाना आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, क्योंकि यही तो आपका है। तो डीएम साहब तक ये पोस्ट पहुंचे, ललित मोहन रयाल डीएम नैनीताल अगर ये काम कर सकते हैं तो ऊधम सिंह नगर के हमारे ऊर्जावान और युवा जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया तो अवश्य ही ये कर सकते हैं। डायरेक्ट आईएएस हैं 2014 बैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर सकते हैं। तो आप प्लीज इस पोस्ट को शेयर करिए, आपके कमेंट्स होंगे, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा इस ब्रॉडकास्ट के बाद, देखता हूं। और सबसे बड़ी बात कि जनहित के इस मुद्दे को आप लोग कितना शेयर करते हैं। क्या नेताओं के बयान, क्या लड़ाई झगड़ा, क्या थाली के बैगनों का इधर से उधर लुढ़कना, या हरा नीला काला पीला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट आपके लिए समाज की बातें हैं? तो ये मैं देखूंगा। विदा लेता हूं आपसे इस आशा के साथ कि आप लोग इसे शेयर करेंगे और जिलाधिकारी नैनीताल की तरह जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर भी कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे जो हमारे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, निम्न परिवार हैं, उन बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।